मोदी सरकार 3.0 के भी 1 साल पूरे हो गए। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने लगातार तीसरे टर्म में सरकार बनाई। मोदी सरकार के 11 साल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया। जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक नया दौर शुरू किया, जहां तुष्टीकरण की जगह जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास ने ले ली है। 26 मई 2014 सोमवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने पद को ग्रहण करते हैं चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद। फिर 30 मई 2019 ये सेकेंड टर्म जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने पद को ग्रहण करते हैं चुनाव नतीजों के 7 दिन बाद। तीसरी तस्वीर 9 जून 2024 की है। एक बार फिर से सत्ता में वापसी प्रधानमंत्री मोदी की होती है और चुनाव नतीजों के 5 दिन बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 साल में मोदी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जन धन योजना, 50 करोड़ बैंक खाते खोले गए। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। जीएसटी लागू करना, टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास। उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। मेक इन इंडिया, रोजगार के नए अवसर बढ़े। डिजिटल इंडिया, डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा। पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी और सहायक नदियों की सफाई। रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया, स्टेशन और ट्रेनों का आधुनिकीकरण हुआ। आत्मनिर्भर भारत बनाया गया, रक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए। स्वदेशी क्षमताओं पर पूरा जोर रहा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्टेड हैं। अदिति, ये 11 साल प्रधानमंत्री मोदी के बेमिसाल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी जो कई योजनाएं हैं वो एनडीए सरकार की तरफ से रखी गई हैं और उनको पूरा भी करना है। और फिर जाहिर है इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में भी होना है और एनडीए यहाँ पर मैक्सिमाइज कर सके, कोशिश यही होगी। ये पूरा 11 साल किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, 11 साल में जो एक सरकार का, आपको याद होगा अगर जब यूपीए की सरकार थी तब एक बात कही जाती थी कि लोग कहते थे कि रोटी, कपड़ा, मकान और सड़कें ये मिल जाए। जब आज जेपी नड्डा साहब की मीटिंग हुई, जब पीसी हुई और पीसी के बाद जब उनसे बातचीत हुई, तो देखिए एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट थी आजाद होने के 60-65 साल बाद भी कि रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी और सड़कें मिल जाए। तो अब 11 साल को कैसे देखा जाए, आपने बहुत सारी बातें बताई, जेपी नड्डा साहब ने बताई, हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि किस तरीके से, लेकिन आप देखिए कि आज़ादी कितने साल बाद भी किस तरीके से उन्होंने चूल्हे को हटाकर गैस का प्रावधान किया। ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं। शौचालय नहीं थे, शौचालय बनवाए घर घर। किस तरीके का वो माइंडसेट था कि महिलाओं को सुबह 4 बजे उठना होगा अंधेरे में, इस माइंडसेट को बदला। फिर महिला आरक्षण, पॉलिटिकली महिला आ सकती है तो बात ही नहीं थी। एक माइंडसेट था कि अगर कोई महिला प्रधान है गांव में तो प्रधान तो पति ही है, महिला तो सिर्फ नाम की है। आपने सुना होगा अक्सर कि अगर महिला प्रधान, और पिक्चरें भी बनी है उस पर, कि काम तो पति ही कर रहे हैं, बस क्योंकि वहाँ पर आरक्षण है इसलिए महिला बन गई है। ऐसे कई सारे, जैसे बोलते हैं कि ब्रेकिंग द आइस या ब्रेकिंग द सीलिंग किया गया है सरकार द्वारा। इसमें कोई दौरा नहीं, क्योंकि जिस बम्पर जीत के साथ 2014, 2019, 2024 आज के ज़माने में जहां पर पल पल वोटर्स की सोच बदलती है, वोटर्स को चीज़ें चाहिए, हाथों हाथ विकास चाहिए, वहां पर इतने साल कंसिस्टेंटली रह लेना, ये अपने आप में वही सरकार कर सकती है जो पारदर्शी हो, जो जेपी नड्डा ने कहा, जो आपने भी कहा, ट्रांसपेरेंसी हो, ग्रोथ दिखे, विकास दिखे। माइंडसेट को किस तरीके से समझना कि जनता क्या चाहती है, पब्लिक क्या चाहती है, इस राज्य की पब्लिक को क्या चाहिए, उस राज्य की पब्लिक को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। तो हर मोर्चे पर सरकार ने काम किया। देखिए, ये सरकार ने, जैसे सड़कों का हम जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ पर 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 13 किलोमीटर सड़कें बनती थी प्रतिदिन, वहाँ पर आज हम 36 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुँच चुके हैं, जिसका टारगेट 50 तक पहुँचना है। आप देखिए कितने एयरपोर्ट्स इस सरकार के टेन्योर में आए हैं,
ऐसी ऐसी जगह एयरपोर्ट जहां पर हम 2 बार ट्रेन बदल के जाते थे, वहां पर एयरपोर्ट्स बने हैं। फिर देखिए, एक सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा राम मंदिर, जिसको नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा था, आस्था से जुड़ा मुद्दा था, फिर जो हमारी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा था। फिर आप देखिए कि हमेशा जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत को इंडिया वाले बोलते थे, और कभी भी वो उस तरह की बात नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का विकास, वहाँ पर एक सुदृढ़ तरीके से सरकार, वोटिंग टर्नआउट बढ़ना, लाल चौक पर तिरंगा फहरना, ये भले ही आज बहुत समय हो गया हम बोलते हैं तो लगता है ठीक है हो गया, लेकिन एक समय में ये सोचा कभी नहीं गया था। कैसे अटल जी हों, अडवाणी जी हों, कैसे नरेंद्र मोदी हों, वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने गए थे तो किस तरीके की स्थितियां पैदा हुई थी, ये सोचा भी नहीं जाता था। और आज लाल चौक पर आप भी कॉफ़ी पी चुकी हैं, मैं भी और राहुल गांधी भी जी। और तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और लगता है हो सकती हैं, लेकिन पहले शायद ऐसा सोचा नहीं गया था। अब आप देखिए कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि टेस्ला बैन कर दी मैंने, जब खुद एलन मस्क चाइना से विड्रॉ कर रहे हैं प्रोडक्शन, और बात हो रही है कि तो भारत में होगा, तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं कि हमने अपने भारत देश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, एफडीआई फ्रेंडली बना रहे हैं, बाहर की कंपनी आके खोल सकती है उस तरीके से बना रहे हैं। तो भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये तो हुई विकास की बात जो जनता ने देखी भी। फिर इसके अलावा भी आप देखिए, जब आतंकवादी हमले हुए तो किस तरीके से हमने रिटेलिएट किया। हमारी फॉरेन पॉलिसी का अगर हम जिक्र करें, हमारे भारत कैसे पायदान दर पायदान आगे बढ़ा, भारत कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक आया, फिर कैसे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट, फिर मेक इन इंडिया, ये ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, बात ये है कि ये तो हुई विकास की बात, लेकिन जब खाना बनता है तो नमक भी ज़रूरी है, उसमें दूसरे मसाले भी ज़रूरी हैं। तो ये वो सरकार है जो प्रोजेक्शन अच्छा करती है, मैसेजिंग अच्छा देती है। आप देखिए कि अब राज्यों में किसी एक पर्टिकुलर चेहरे पर चुनाव नहीं होता, नरेंद्र मोदी का चेहरा ही अपने आप में इतना प्रबल है कि किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे साउथ, चाहे नॉर्थ, चाहे कहीं पे भी चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी को एक ऐसा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने खुद, तो ये मैसेजिंग, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल का जिक्र कर लें, प्रोजेक्शन का जिक्र कर लें, ये भी एक बहुत कि कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन भी बढ़ाया है, तो मैसेज भी बहुत अच्छा किया। फिर दूसरी बात है कि जहां पर राजनीति की बात है तो वहां अमित शाह अक्सर एक बात बोलते हैं कि हम चुनाव बस लड़ने के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। और वहीं राहुल गांधी ने कई बार ये बात कही है कि हम सत्ता के लालची नहीं है। तो जाहिर तौर पर आप जब तक सत्ता में नहीं आएंगे आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जिस परिवर्तन का राहुल गांधी या विपक्ष जिक्र कर रही है, वो परिवर्तन आप कब करेंगे, जब आप सत्ता में आएंगे। और सत्ता में आने के लिए मेहनत करनी होगी, टीम खड़ी करनी होगी, ग्रास रूट पे वर्कर्स हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लक्षद्वीप में 6 कार्यकर्ता से आज आप देखिए, असम का जिक्र कर ले, ऐसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जहां पर कार्यकर्ता थे ही नहीं, लेकिन संगठनात्मक शक्ति और जो ये मेंबरशिप अभियान से ये वो, तो बारीकी से देखा जाए तो किस तरीके से, जो बहुत पुराना डायलॉग है कि 2 पार्टियां हुआ करती थी और 2 पार्टियों से आज तक 240 का या एक समय 303 का जो सफर तय किया राज्यों में भगवा। एक बार आप भारत का मैप देखें तो उसमें लगभग 70% वो भगवा हो चुके थे। और कैसे स्ट्रेटेजिकली चीज़ें हुई, सरप्राइज से हुई है, सरप्राइज एलिमेंट बहुत अलग था। फिर कैसे स्ट्रेटेजिकली आप देखिए कि राष्ट्रपति कैसे चुनी गई, राष्ट्रपति बनाए गए एक आदिवासी महिला, कैसे सारे जाति समीकरण को भी सेटल किया गया, कैसे जाति जनगणना तक का हुआ। और अब जो आपने कहा कि आने वाले समय में, क्योंकि 10 महीने में 5 राज्यों के चुनाव हैं, वो 5 राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, चाहे मैसेजिंग की स्थिति से, क्योंकि इस बार संभवतः ये प्रण लिया गया है कि जब 2029 का चुनाव होगा उसमें तड़का, जो पूरी रेसिपी होगी चुनाव की, उसमें जाति को भी हैंडल किया जाएगा, वो राष्ट्रवाद वाला तड़का भी होगा, उसके साथ साथ विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है नरेंद्र मोदी का, विकास वाली कि मोदी है तो मुमकिन है, जो आज जेपी नड्डा ने कहा, वो भी होगा। तो एक कुल मिलाकर ऐसा पैकेज तैयार किया जाएगा कि जो सपना 2024 में था 400 पार का, उसको इस बार पूरा करना है। और तब तक जो 2047 का जो विजन है या जो तीसरी अर्थव्यवस्था तक आना है, उस तक भी आगे बढ़कर पहुंचा जाए। अदिति, कास्ट सेंसस की बात खूब विपक्षी पार्टी ने की और इस मुद्दे को उठाया और सालों
साल से उठाते आ रहे थे। मोदी सरकार अपने इस थर्ड टर्म में इसको अंजाम देने जा रही है। इसका असर क्या पड़ेगा, खास तौर पर बिहार में जो चुनाव होने हैं, क्योंकि जो ये थर्ड टर्म है प्रधानमंत्री मोदी का या फिर बीजेपी का कह सकते हैं, उसमें बहुत मजबूती से बिहार में कैसे अपने पैटर्न को बरकरार बीजेपी रखती है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाला है। कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे बीजेपी को कितना सशक्त बिहार में करेंगे? देखिए, कास्ट सेंसस जैसा मुद्दे खास तौर पे बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट, और शिखा आप अच्छे समझती होंगी, और नीतीश कुमार उनके पार्टनर भी हैं एनडीए के, और वो पहले ही इसका एक सर्वे करा चुके हैं। अब कास्ट सेंसस जैसा मुद्दा जो अगर अभी नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हुआ होता, अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती सरकार के हम कर रहे हैं, अनाउंस नहीं करती, तो आज ये सबसे बड़ा मुद्दा होता राहुल गांधी के लिए भी, लालू प्रसाद यादव के लिए भी, तमाम विपक्षी दलों के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा था जिसको बुनाया गया था 2024 के चुनाव में, जिसका असर देखने को भी मिला था कि ना ये कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, ना ये पारदर्शी तरीका से जो ये पूरा रिजर्वेशन की चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपका आरक्षण पे बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ हुई थी। तो अब ये मुद्दा बहुत ज़्यादा फेवर में भारतीय जनता पार्टी के जाने वाला है। इसके अलावा वक्फ, वो भी एक मुद्दा है जिसका इम्पैक्ट देखना होगा कि बिहार में किस तरीके से मिलता है। फिर तीसरी बड़ा मुद्दा है कि वक्फ तो है ही, लेकिन वक्फ के पीछे बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो विवादित हैं, और ये माना जा रहा है कि इसका कई बड़ी संख्या में जो पैसा है वक्फ का, जो एक्चुअल में जो बीजेपी की थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने कहा है कि ये गरीबों का पैसा है, गरीबों को मिलना चाहिए, जो मुस्लिम गरीब तबका है, वो अगर पैसा पहुंच जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो और जैसे बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो ये महिला आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कैसे महिला वोट बैंक टर्न होता है। तो बिहार में भी ये कोशिश हो रही है कि हम जातीय समीकरण भी साधेंगे, जातीय जनगणना से हम तमाम और समीकरण भी साधेंगे, लेकिन हम महिला अगर वो टर्न आउट बेस्ट होता है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ पिछले चुनाव में, तो फिर जीत पक्की है। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के साथ आगे जाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो महाराष्ट्र में हुआ, सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही बनना चाहती है। उसके बाद वो नीतीश कुमार को बनाए या कोई और फैसला ले, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के साथ चुनाव में वो उतर रहे हैं, क्योंकि एंड टाइम पे ऑब्वियसली वो नीतीश कुमार को लूज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता बिहार के चुनाव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा इस पूरे चुनाव में। जब बंगाल में 2027 में चुनाव है, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कह रही है कि सिंदूर शब्द ही बंगाल की वजह से रखा है जिससे खेला हो सके। तो आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मुद्दा है, उसको भी भुनाया जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन ये बात तय है, जहां विकास की बात है वहां सरकार विकास करती है, और जहां बात है चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव केवल जीतने के लिए लड़ती है, और वो उसके लिए हर संभव प्रयास करती है। अब राहुल गांधी का एक नया जो उनका बयान आया है, जिसको लेकर अभी सियासी हलकों में बहुत हलचल है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला हुआ बिहार में भी होगा। अब इसको दो तरीके से देखा जाए, एक तरीके से कि उन्होंने अभी से हार मान ली, और दूसरे तरीके से एक भ्रम डालने की पैदा की कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। इसको लेकर भी सियासी हलकों में तमाम चर्चा है। बिहार का चुनाव बेहद रोचक है, अगले 5 साल भी बेहद रोचक होंगे, लेकिन अगले 10 महीने में 5 राज्यों के चुनाव है, उनमें किसकी जीत कैसे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में है, और राष्ट्रपति तब बन पाते हैं अपने हिसाब से जब कई राज्यों में, क्योंकि राज्य वोट करते हैं, विधानसभा वोट होता है, तो विधानसभा ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, असम, ये ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है और एक नई कहानी लिखने की लड़ाई है। बंगाल में आज तक नहीं जीते, तमिलनाडु में आज तक नहीं जीते, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के जीते। ये ऐसी नाक की लड़ाई है, पॉलिटिकल नाक की, जिसमें उनको जीत दर्ज कराएंगे तो एक नया परचम, वो नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी लिख पाएगी। बिल्कुल। और अदिति, इन 11 सालों में बीजेपी ने जो काम किए हैं उसको खूब एनकैश भी किया है, और संभवतः कास्ट सेंसस जैसे जो मुद्दे हैं वो भी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बिहार में इस बार काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।